अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान अहमद है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। अक्सर पेशेंट्स के रिलेटिव्स और उनके घर वाले हमसे ये सवाल करते हैं कि जो साइकियाट्रिक पेशेंट हैं या ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं, उनका घर पर कैसे ख़्याल रखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपका एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए पेशेंट के साथ। वो कैसे बन सकता है? वो उनकी हालत को समझने का, उनके साथ एम्पैथाइज़ करने से, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए उनके साथ, उनसे बात करें, उनसे उनका हाल-अहवाल पूछें, उनके कंसर्न्स जो हैं उनको सुनें, उनको एड्रेस करें। इस चीज़ से ताकि एक मुस्बत रिलेशनशिप उनके साथ बना, ताकि वो आपको ट्रस्ट करें और आपके साथ शेयर करें। दूसरे नंबर पर उनको एक सेफ एनवायरनमेंट फराहम की जाए। मसलन घर के अंदर उनको ऐसा महसूस ना हो कि जी लोग जो हैं उन पर तनकीद कर रहे हैं या उनकी बीमारी को समझ नहीं रहे या उनको एक बोझ समझ रहे हैं, और कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट्स देना जो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स जिनको कहा जाता है, या उनकी तरफ हॉस्टिलिटी शो करना, गुस्सा शो करना, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, ताकि उनको लगे कि वो एक ऐसे सेफ जोन के अंदर है कि जहाँ वो अपनी बीमारी से भी निपट सकते हैं, और जो उनके घर वाले हैं वो पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तीसरे नंबर पर जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उनको ऑब्ज़र्व करना और असेस करते रहना रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ख़ास तौर पे जब वो आउटडोर के अंदर पेशेंट्स आते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, चेक करवाते हैं, फिर 1 हफ़्ते बाद या 2 हफ़्ते बाद, या कई सूरतों में दूर से आए हों तो महीने के बाद आके दोबारा चेक कराते हैं। ऐसे सूरत में कि जब हमारे पास आते हैं उनकी उस वक़्त की कैफ़ियत वो तो ज़रूरी है जाँचना, लेकिन उसके साथ-साथ घर के अंदर उनका रवैया कैसा है, उनकी सोचें कैसी हैं, उनकी नींद कैसी है, खाना-पीना कैसा है, वो क्या करते हैं सारा दिन, रूटीन उनकी किस तरह की है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए कांस्टेंट बेसिस के ऊपर कोई ना कोई ऐसा रिलेटिव ज़रूर होना चाहिए जो घर में 24 घंटे उनके साथ हो, और उनको देखता रहे कि जी वो क्या सोच रहे हैं, क्या बात करते हैं, रवैया उनका किस तरह का है, बैठते-उठते किस तरह से हैं, उनकी सेल्फ केयर किस तरह से है, नींद किस तरह की कर रहे हैं, या खाना-पीना किस तरह का है, ताकि वो आकर फिर हमारे साथ वो चीज़ें शेयर करें, ताकि उनके इलाज में बेहतरी आ सके। चौथे नंबर के ऊपर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो रूटीन मेंटेन करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी क्योंकि अद्वियात ले रहे हैं तो उनको हर चीज़ से आज़ादी दे दी जाए। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जिनके अंदर उनको कंप्लीट रेस्ट का कहा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो ज़हनी अमराज हैं उनके अंदर ये ज़रूर कहा जाता है या इंश्योर किया जाता है कि मरीज़ की जो सोने जागने की रूटीन अच्छी हो, उनकी खाने पीने की रूटीन सही हो, एक्सरसाइज की रूटीन सही हो, काम करें तो काम करना ना छोड़ें, अकेले ना बैठें, चुप ना रहें, खामोश ना रहें, ताकि वो जो चीज़ें या जो सोचें उनके ज़हन में आ रही हैं, या जो ख़्यालात उनके ज़हन में आ रहे हैं, उसकी इमोशनल एक तो वेंटिलेशन होती रहे, और दूसरी चीज़ उनका दबाव ना सर पर है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और टेंशन में इज़ाफ़ा हो। पाँचवें नंबर पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ केयर से रिलेटेड है। अक्सर हमने देखा है कुछ अमराज ज़हनी ऐसे होते हैं जिस तरह डिप्रेशन है या साइकोटिक इलनेसेस हैं कि उनके अंदर पेशेंट अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं, नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं चेंज करते, कई देर जो है वो अपना मुँह हाथ वगैरह नहीं साफ़ करते, जिसकी वजह से सेल्फ केयर और सेल्फ हाइजीन उनकी ख़राब हो जाती है। तो शुरू में जब तक मरीज़ की हालत में बेहतरी नहीं आती तो ये घर वालों की ही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मरीज़ की सफाई-सुथराई का भी ख़्याल रखें, उनको डेली बेसिस के ऊपर वॉश करना, नहाना, इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें, उनकी डाइट का ख़्याल रखें, उनकी रूटीन्स का ख़्याल रखें, ताकि पुअर हाइजीन की वजह से जो स्किन डिसीज़ेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है साइकियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर। इसके अलावा जो पुअर ओरल हाइजीन की वजह से जो फंगल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। छठे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी है वो है जो उनकी फैमिली है या उनके फ्रेंड्स हैं या किसी ज़ो कवर हैं, या ख़ास तौर पे जो पेशेंट के साथ उनके अटेंडेंट हैं, उनको उनके केयर के प्लान में शामिल किया जाए। उनको उनकी बीमारी के बारे में तफ़सीलन आगाह किया जाए, इलाज के दौरानिए के बारे में तफ़सीलन आगाह किया जाए। अगर अद्वियात के ज़रिए इलाज किया जा रहा है तो उन अद्वियात के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, वो इफ़ेक्ट्स कितनी देर में आने हैं, कितनी देर दवाई जारी रखनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बताया जाए, ताकि मिसकम्युनिकेशन की बेस पे, या कई दफ़ा हमने ऐसा देखा है कि मरीज़ 2-4 दिन दवाई लेकर छोड़ देते हैं कि जी इसका तो असर ही नहीं आया, हालाँकि कई केसेज़ में दवाइयों का असर ज़रा डिलेड आता है, हफ़्ता 10 दिन या 2 हफ़्ते के बाद आता है। तो ये चीज़ सारी अगर पहले विज़िट के ऊपर और उनकी ख़ास तौर पे फैमिली को इन्वॉल्व करके ये बातें ना बताई जाएँ, तो कई दफ़ा पेशेंट्स अद्वियात छोड़ बैठते हैं और उसकी वजह से उनके मर्ज़ पे उल्टा असर पड़ता है। इसी तरह अगर अद्वियात के कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो क्लियरली बताए जाएँ घर वालों को कि इस दवाई से ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ताकि फिर से वही बात कि मिसकम्युनिकेशन का चांस ना रहे। कई दफ़ा मरीज़ अगर उनकी बीमारी की अलामतों में कोई तब्दीली आ जाए दवाई लेते हुए, तो फिर भी दवाई छोड़ देते हैं कि ये समझ कर कि शायद ये दवाई का वो गलत साइड इफ़ेक्ट आ गया हो। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं या वो लोग हैं जिनके साथ वो पेशेंट रहते हैं या स्पेस शेयर करते हैं, उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए उनकी केयर प्लान के अंदर।
اور آخر میں جو ضروری ہے وہ یہ کہ ان کو ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ سے ٹریٹ کیا جائے، ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کیا جائے، غصہ نہ کیا جائے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کی جائے، کریٹیکل کوئی اسٹیٹمنٹس نہ دی جائیں، کوئی اسٹگمیٹائزنگ اسٹیٹمنٹس نہ دی جائیں کہ یہ تو پتہ نہیں یہ ذہنی مریض ہے، اس نے ٹھیک نہیں ہونا، یا یہ تو جان کے اس طرح کام خراب کرتا ہے۔ یہ عموماً وہ اسٹیٹمنٹس ہیں جس کی وجہ سے مریض ڈسہارٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کا کانفیڈنس کم ہو جاتا ہے، سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو بیماری 2-4 ہفتے میں ٹھیک ہو جانی ہے اس میں 6 سے 8 ہفتے لگ جاتے ہیں، یا کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ دورانیاں لگ جاتا ہے۔ اور ایونچولی اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ جو مریض کی بیماری کی پروگنوسس ہے، یعنی کہ اس میں جو ٹھیک ہونے کا ایلیمنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اور ان ساری چیزوں سے کم ہو۔ یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جن کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے جب بھی ہم کسی ذہنی امراض کے پیشنٹ سے یا سائکیٹرک پیشنٹ سے ڈیل کر رہے ہوں، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ اور انکریجمنٹ فراہم کی جائے، سوشل سپورٹ دی جائے، ان کو فالو اپس پہ لے کر آیا جائے، تربیات کا ان کی خیال رکھا جائے، تاکہ جیسے کوئی بھی جسمانی مرض میں مبتلا شخص ہوتے ہیں ان کی تیمارداری کی جاتی ہے، ذہنی امراض کے مریضوں کو بھی اس طرح محسوس ہو کہ ان کے پیچھے ان کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، گھر والے موجود ہیں، کھڑے ہیں اور ان کا علاج کرانا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو لیک آف سیلف اسٹیم کے ایشوز ہیں، یا کانفیڈنس کی کمی ہے، یا مایوسی، نا امیدی ہے، وہ نہ آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔